दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का एक नया चैप्टर जो कि आपका होने वाला है प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों इस चैप्टर से आपको नाविक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उनको चेकआउट नहीं किया है तो लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। 100% रियल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हो और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हुई है टिंडल प्रभाव की, तो हम बात करेंगे कि टिंडल प्रभाव होता क्या है, यानी कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा जो प्रकाश का परिकिरण होने की जो घटना होती है, ठीक है, उसे ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल। अब देखिए आपको पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित होता है, तो भाई टिंडल प्रभाव जो है वो आपके परिकिरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिकिरण। ठीक है, चलिए दोस्तों, साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है जो कि आपके होने वाले हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई NDA एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी शानदार और टॉप लेवल के कोर्सेस होने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग NDA और एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम का रिटर्न आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो इन कोर्सेज के लिए इनरोल करने के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके बाद में आपको वहाँ पे सिंपली रजिस्टर कर लेना है और कोर्स में सिलेक्ट करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करना होगा और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करेंगे आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, यानी कि द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोवाइडेड बाय। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मैक्स प्लांक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स प्लांक। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, E बराबर HV। ठीक है, और इस V को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर HC अपॉन लेमडा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए V क्या है, तो V जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह साबित करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो कि ये प्रूफ करती है कि प्रकाश जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप करना, विसरण या फिर ध्रुवीकरण। तो देखिए भाई ध्रुवीकरण जो है यानी कि पोलराइजेशन, उसके द्वारा ये प्रूफ किया जा सकता है या फिर सिद्ध किया जा सकता है कि प्रकाश जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए ध्रुवण की जो घटना होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो भाई घास का रंग जो है वो हरा क्यों दिखाई देता है ये बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये हरे रंग का जो प्रकाश है वो वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं तो देखिए भाई कि हमें घास का रंग जो है वो हरा इस कारण से दिखाई देता है
ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि हरे रंग के जो प्रकाश होते हैं वो वापस हमारी आंखों पर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का हम लोग जानते हैं कि भाई अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग रंग के लिए अलग होता होगा। ठीक है, होता ही है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण जो होगी वो किसी माध्यम से जब टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आएगी तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो यही जो है भाई यहाँ पर होता है। तो इस कारण से घास का रंग जो है हमें यहाँ पर हरा दिखाई देता है और इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एनडीए एग्जाम और एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम दोनों में आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत होता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द ब्राइटनेस ऑफ स्टार। तो सितारे के चमकने के पीछे का सिद्धांत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को आप छोड़िए, सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए कि सितारों के पीछे चमकने का सिद्धांत ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल जो होते हैं, ठीक है, वायुमंडल जो है पृथ्वी का, वो विभिन्न परतों का अपवर्तनांक जो है वो लगातार बदलता रहता है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में परतें हैं तो विभिन्न परतों का जो है अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप होता क्या है, यानी कि इसके कारण होता क्या है कि सितारे की जो छवि की स्थिति है, ठीक है, यानी कि उसकी इमेज की जो स्थिति है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो सितारे चमकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है जिसके कारण सितारों की छवि स्थिति के साथ बदलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये भाई मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, तो ये भाई आपका कहलाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण आपको बोला गया है, ठीक है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो अब जो है भाई आपसे पूछा गया है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछी गई है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला के बारे में आपने पढ़ा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ये आपको क्लियर है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f = 1/u प्लस 1/v, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v। ठीक है, चलिए मैं भी आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये f, u और v क्या होता है। ठीक है, तो ये f क्या होता है, तो भाई f जो है ये आपका होता है फोकस दूरी। ठीक है, ये होता है आपका फोकस दूरी, और u जो है ये क्या होता है, तो u जो है भाई आपका होता है वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, यानी कि जो वस्तु रखी गई है उससे दर्पण के बीच की जो दूरी होगी ये होता है आपका u, और v क्या होता है, तो v जो है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। तो अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, तो हमारे पास में जो है भाई फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है और अवतल दर्पण बोला गया है, तो ये भाई आपके -20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है, वो दर्पण की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20 हो जाएगा f की वैल्यू, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो u की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी -30। चलिए अब हम जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, और 1/v की वैल्यू जो है ये आपको निकालनी है। मैं आपको इक्वेशन सजा करके दे देता हूँ कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका भाई 1/-20। ठीक है, और ये आपका = में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/v। इतना क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v = -1/20 प्लस 1/30। ये हो गया।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व कर लेना है। काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हो, इतना मैथ्स तो आपको भाई आता होगा। तो देखिए आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका माइनस का 60 मिलेगा, लेकिन ये 60 जो होगा माइनस का, ये भाई आपको माइनस चिन्ह को इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो माइनस चिन्ह है ये यहाँ पे क्या दिखाता है, ये दर्पण की प्रकृति को दर्शाता है, और हमें ये यहाँ पे नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ जो है यहाँ पर दूरी पूछी गई है। तो ये आपकी आ जाएगी भाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लियर हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई जो छवि होगी उसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा बनाई गई इमेज की जो विशेषताएं क्या क्या होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो देखिए कि समान आकार, सीधी और पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि समान आकार की होगी और सीधी आवर्तित होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि अलग आकार की इमेज बनेगी और आवर्धित और उल्टी और आभासी प्रतीत होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए भाई एक समतल दर्पण के द्वारा जो बनाई गई छवि होती है या फिर इमेज जो होती है उसकी विशेषताएं होती है कि समान आकार की बनेगी, सीधी होगी और पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी बनेगी। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। चलिए देखिए समतल दर्पण क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल जो होता है तो उसी को जो है समतल दर्पण कहा जाता है। यानी कि वो दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, और समतल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है, तो भाई समतल दर्पण का यूज़ जो है वो आईना यानी कि जो हम मिरर देखते हैं उसको बनाने में किया जाता है। चलिए क्लियर हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ किस में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, शीशे की खिड़कियों के लिए, मेकअप दर्पण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो वाहनों में यानी कि जो आपके कार वगैरह होते हैं उनमें रियर व्यू मिरर के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी देखा होगा, उसमें भी आपके भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक दो चीज़ें और है, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो चिकित्सक जो होते हैं यानी कि जो आपके डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते हैं यानी कि कान नाक वाले गले वाले डॉक्टर, वो भी भाई जांच करने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 कि गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण की अवधारणा आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो भाई ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन और प्रकाश का परावर्तन। तो भाई गोलीय दर्पण की जो अवधारणा है वो प्रकाश के परावर्तन के ऊपर में आधारित होती है। किसके ऊपर, तो प्रकाश के परावर्तन के ऊपर आधारित होती है गोलीय दर्पण की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और देखिए आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आपको नियम पता होगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं परावर्तन के। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला होता है कि भाई आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई इक्वल टू बराबर होगा आर के। ठीक है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है, तो भाई दूसरा नियम जो है ये बोलता है कि जो आपतित किरण होगी, ठीक है, वो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के एक ही समतल में होती है। ठीक है, ये मतलब कि दो नियम होते हैं परावर्तन के, ये भी कभी कभार आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एक डेफिनेशन पूछी गई है अगर देखा जाए तो, कि किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु होता है जिसे कहा जाता है। तो ठीक है, तो भाई इसे क्या कहा जाता है, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसके अलावा आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं समतल दर्पण, साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो देखिए भाई वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए भाई कोई भी जो अवतल दर्पण होता है वो एक गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, जिसमें कि भाई प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो आपके अंदर वाली वक्र सतह के ऊपर में होता है। तो इस कारण से जो है वाहनों की हेडलाइट बनाने में यूज में लिया जाता है अवतल दर्पण को। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण को यूज में लेते हैं क्योंकि इसमें निर्मित प्रतिबिंब। तो भाई जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग ही क्यों करते हैं, यानी कि इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है भाई कि वो इनको यूज में लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं देखिए कि ये वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा लेकिन धुंधला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। और ऑप्शन नंबर डी आभासी और बड़ा, ठीक है। तो देखिए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए अवतल दर्पण जो होगा उसके ऊपर जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा तथा वास्तविक होता है, ठीक है। यानी कि जो परंतु इसमें क्या होता है कि फोकस दूरी जो होती है वस्तु के बीच की, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है भाई डेंटिस्ट इसको यूज में लेते हैं। और इसके अलावा आपसे जो है कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो दाढ़ी मूंछ बनाने वाले कांच होते हैं वो कौन से होते हैं। तो भाई इसको भी आपको याद रखना है, इस दर्पण का प्रयोग जो है वो दाढ़ी वगैरह बनाने वाले कांचों में भी यूज में लिया जाता है। और ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। तो ये भी जो है कभी कभार एग्जाम में आते हैं तो ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है छोटा सा, ध्यान से समझिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको क्या दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस लंबाई जो है वो कितने सेंटीमीटर की भाई होगी, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, तो आपको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और पूछा क्या गया है कि फोकस लंबाई जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो देखिए कि दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, यही होती है बिल्कुल। अब देखिए फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। अब ये यहाँ पे r क्या है, तो भाई r होता है आपका वक्रता त्रिज्या जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है। तो भाई f की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा f बराबर 6.2/2। तो ये भाई आ जाएगा आपका f बराबर 3.1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.1 सेंटीमीटर होगी फोकस लंबाई। क्लियर हो गया? चलिए तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्धक शीशा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्धक शीशा की बात आती है तो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसी को आपके बोला जाता है आवर्धक शीशा, ठीक है। तो आवर्धक शीशा क्या होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। यहाँ पर देखिए दोस्तों अवतल लेंस जो है 2 बार आ चुका है, तो भाई आप लोग जो इसको उत्तल लेंस मान लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को। और जो आपका आवर्धन शीशा होता है ये भी आपके उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। क्या होता है? उत्तल लेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ से जो है एक चीज़ आपको और याद रखनी है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखिए भाई आवर्धन क्षमता m बराबर आपके होती है 1+d/f। ये भी जो है आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलती है, तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर फिर से आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। दोस्तों आपका जो नाविक एग्जाम होता है इसमें आपके साइंस में न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, यानी कि अगर 10 मार्क्स की साइंस आती है तो आपको 3 से 4 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आपके फिक्स होते हैं, यानी कि हीट,
वर्क, टाइम और पावर, और ये जो आपके लाइट का चैप्टर है इसमें से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको डरने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भाई आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अलग अवतल दर्पण की बात हुई है। ठीक है, तो भाई 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। ठीक है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बात कौन सी हुई है दर्पण की, तो भाई यहाँ पे अवतल दर्पण आपको बोला गया है, तो हम लोग माइनस चिन्ह को यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आपके यहाँ पर बोला क्या है कि प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा गया है। चलिए अब देखिए भाई आपके आवर्धन बराबर क्या होता है। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर होता है एक फॉर्मूला कि प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, ठीक है, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, ये आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भाई थोड़ा लंबा फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए आवर्धन बराबर होगा आपके प्रतिबिंब की लंबाई, इसको मैं सिर्फ प्र लिख देता हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं v से, और बट्टा में आता है आपका वस्तु की दूरी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं भाई u से। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे फॉर्मूला आवर्धन इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में v की वैल्यू है और u की वैल्यू है, तो v की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोली गई है, तो v की वैल्यू बोल दी गई है देखिए यहाँ पे कि वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपके -60 हो जाएगा। ठीक है, तो -60 सेंटीमीटर, ये माइनस वाला लोचा मैंने आपको पहले बताया है। क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब देखिए u बराबर आप क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपके। चलिए अब देखिए भाई हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। ठीक है, और वस्तु की देखिए लंबाई भी आपको यहाँ पर दी गई है। वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई बोल दी गई है ना। तो देखिए भाई आपको वस्तु की लंबाई भी दे दी गई है, यानी कि ये चीज़ आपको दी गई है, v आपको दिया गया है और u दिया गया है। वस्तु की लंबाई कितनी है, तो भाई आपको यहाँ पर बोला गया है 1.2, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं और निकाल लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे 1.2 इज इक्वल टू माइनस का 60 बट्टे माइनस का 30। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो भाई आप लोग पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा समझा पाना मुश्किल हो जाता है छोटी सी स्क्रीन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद में आप लोग इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आपको प्रतिबिंब की लंबाई मिलेगी यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर जो है आपको प्रतिबिंब की लंबाई मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपको स्पेशली नोट्स जो है वो तैयारी करने हैं, क्योंकि भाई काफ़ी बार जो है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके नोट्स जो है आप लोग ज़रूर से बना लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ें भी क्लियर करूँगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो है वो कितना होता है। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक। तो भाई करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1.0003 ये होता है आपका वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पानी का। ठीक है, तो भाई वाटर का कितना हो जाएगा, तो वाटर का होता है 1.333। आप लोग जो है इनको लिख सकते हो या फिर याद कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट तो इसका ज़रूर से ही ले लीजिएगा। ठीक है, और हीरे का पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे 3 चीज़ों का पूछा जाता है, तो तीनों का मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो डायमंड का क्या हो जाएगा, तो डायमंड का हो जाएगा आपका भाई 2.417। ठीक है, और वायु का कितना होता है, एयर का
तो एयर का आपको मैंने पहले ही बताया कि 1.0003 होता है। ये तीनों का भाई जो है काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो इनको तीनों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना इनमें से कौन सी घटना के कारण होता है, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना, ऑप्शंस दिए गए हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के परिकिरण। तो रात के समय में जो तारों का टिमटिमाना होता है ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर विचरण करती है तो यह झुकती है, ठीक है। तो देखिए भाई, एक प्रकाश की किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो ये आपके अभिलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। ये आपका हो गया अभिलंब, और ये क्या हो गया, मैं मान लेता हूँ विरल माध्यम इधर है, ठीक है। और ये आपका हो गया सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ से आई और यहाँ से जो है थोड़ी सी इस साइड झुक जाएगी। ये इस टाइप से भाई आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपतित किरण है कोई जो इस साइड से आई और भाई इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी झुक गई, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर और तीव्र गति, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण होता है, ठीक है। तो सूर्य जो है भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में दीर्घवृत्ताकार क्यों दिखता है, ठीक है। तो भाई ये जो है आपके दिखता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। और भी जो है अपवर्तन के कारण काफ़ी सारी घटनाएं होती है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है भाई, अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, ठीक है। और जो आपको द्रव में डूबी हुई जो छड़ी दिखाई देती है हमें, या फिर हम कुछ भी अगर द्रव में डालते हैं छड़ वगैरह या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह, वो आपको हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। पानी में आप लोग डाल के देखिएगा कभी किसी लकड़ी को तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। ये भी आपका होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसके अलावा एक और घटना है जो कि नेचुरल है। देखिए कि सूर्योदय के कुछ समय पहले क्या होता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद में हमें जो सूर्य जो होता है वो क्षितिज दिखाई देता है, ठीक है। क्षितिज यानी कि क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। तो ये भी भाई आपके होता है अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ मुख्य घटनाएं थी जो कि अपवर्तन के कारण घटित होती है और काफ़ी बार जो एग्जाम्पल में से पूछा जाता है, तो भाई ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बादल का रंग सफ़ेद इनमें से किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो बादल का रंग जो है सफ़ेद क्यों दिखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, विकिरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर आए हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की जो पोस्ट है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।